युगपुर गांव में कमल अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। कमल की पत्नी मीना 3 महीने से गर्भवती थी। गर्मी का महीना था और मीना को जब भी गर्मी लगती तो वो अपने पति कमल को हाथ से पंखा करने को कहती। अजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पंखा करो मेरे मुंह पर। अरे मीना, तुम्हें तो पता है कि गर्मी कितनी है और तुम पेट से भी तो हो, तुम्हें गर्मी ज्यादा लगती होगी। तुम एक काम करो, तुम आंगन में बैठो, मैं खाना बना लेता हूँ। इस आदमी को कहा था कि गर्मी में अगर मैं माँ बनी तो मुझे 10 तरह की दिक्कतें आएंगी, लेकिन ये आदमी नहीं माना। अब भुगतो तुम। देखो, मुझे नहीं पता, मुझे तुम कूलर ला कर दो। अरे तुम कैसी बात कर रही हो, यहाँ 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाए वही बहुत है। मुझे कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे जानना कि तुम कूलर कहाँ से लेकर आओगे। मुझे तो बस इस गर्मी से बचाने के लिए तुम कूलर ला कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कहाँ से कूलर लाऊं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे तुम सोचो तो, मैं घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, तब जाकर मुझसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। मीना कमल की एक नहीं सुनती और कमल से कहती है कि उसे किसी भी हालत में कूलर चाहिए। अब कमल बेचारा हालत का मारा क्या करता। वो भी अब गांव के मुखिया के पास जाता है और उनसे कुछ पैसे उधार मांगता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या मुझे आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? अरे रे 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 रे, सुना है कमल तेरी पत्नी माँ बनने वाली है, तो तुझे उसके खर्चे भी तो उठाने होंगे ना। हाँ मालकिन, आप ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, लेकिन अभी आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख कमल, मैं तुझे पैसे तो दे देती, लेकिन अभी अभी मैंने खाद और बीज के लिए रामू को पैसे दिए हैं, तो अब मेरे पास ये दान दक्षिणा के लिए और उधारी के लिए ज्यादा पैसे बचे नहीं हैं। अब तू कल परसों आकर पैसे ले जा सकता है, लेकिन मैं तुझे ये नहीं कह सकती कि मैं तुझे पैसे कल दूंगी या परसों, या दे भी पाऊंगी या नहीं। मालिक, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे तो आज कल में ही पैसों की जरूरत थी, फिर आप आजकल बुलाकर अगर मुझे पैसे नहीं देती हैं तो मुझ पर और भी दिक्कत आ जाएगी। अब देख ले तू, पत्नी भी तेरी और होने वाला बच्चा भी तो तेरा, तो परेशानी कोई दूसरा क्यों ले। कमल को यहाँ से भी निराशा ही हाथ लगती है और वो बेचारा अब घर लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी खाट पर लेटी हुई थी। अजी आ गया, अब क्या हुआ, कूलर का कुछ बंदोबस्त हुआ या नहीं, या फिर मैं अपने मायके जाऊं। कम से कम मेरे बाप की इतनी तो औकात है कि वो मुझे एक कूलर तो दे ही सकते हैं। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो, क्योंकि ये हमारा पहला बच्चा है और मैं तुम्हारी देखभाल अपनी आंखों के सामने करना चाहता हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे सचमुच तुम मेरी ही देखभाल कर रहे हो। तुमसे मेरे लिए एक कूलर तो लाया नहीं गया और बड़े आए मुझे कहने वाले कि मैं तुम्हारी इस हालत में तुम्हारी देखभाल कर लूंगा। मैं पूरी कोशिश में हूँ कि कल से परसों तक मैं तुम्हारे लिए एक कूलर का इंतजाम कर दूँ, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। अरे 2 दिन बाद का किसने देखा है, कहीं ऐसा ना हो जी कि इस भीषण गर्मी में मैं मर जाऊं। अरे नहीं नहीं मीना, शुभ शुभ बोलो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मीना सुबह शाम रात दिन सिर्फ कमल को उसकी गरीबी के ताने दे रही थी, लेकिन बेचारा कमल तो सच में मजबूर था। वो कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो कोशिश तो कर ही रहा था। अब कमल अगली ही सुबह काम पर निकल तो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो थी मीना का कूलर, जिसके बिना वो बेचैन थी। अब क्या करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मीना को एक नया कूलर लाकर दे सकूं। यही सोचता हुआ कमल काम पर ना जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ गांव के लोग एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं और उसमें महिला, बच्चे और आदमी बूढ़े सभी शामिल थे। अरे रे काकी, आप लोग उस आदमी का पीछा क्यों कर रही हो? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, ये चोर है, चोरी करने आया था और पकड़ा गया, फिर तो गांव वाले इसके पीछे पड़ गए, बेचारे की तो शामत ही आ गई समझो। लेकिन ये चोरी किसके घर करने गया था? अरे अपने गांव के वैद्य जी के घर में। तू तो जानता है वो जब से शहर गया है उसके घर के आसपास चोर ही घूमते रहते हैं।
क्योंकि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी है क्या भला। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही काकी। खैर जाइए, पकड़िए चोर को। अब कमल यहीं बैठा हुआ फिर से अपने पुराने मुद्दे पर आ जाता है, लेकिन वो सोचते हुए एकदम से हंसने लगता है। क्या बात है कमल, क्या दिमाग पाया है। अब तो मीना के लिए कूलर का जुगाड़ हो गया समझो। कमल इतना कहने के बाद काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम को लौटकर जब वो घर आता है तो उसके घर आते ही मीना फिर से कमल को सुनाने लगती है, लेकिन कमल भी मीना की बात सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। अरे मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आप हंसने में लगे हैं, कहीं पागल तो नहीं हो गए आप। नहीं नहीं, मैं तो बस खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कूलर लाने वाला हूँ। सच में? अरे क्या बात है, आज तो लगता है कि सूरज पश्चिम से निकला है। तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। अब कमल के खाना खाने के बाद ही मीना भी खाना खाकर सो जाती है और कमल को मीना के सोने का ही तो इंतजार था। मीना के सोने के बाद कमल चुपके से घर से निकल जाता है और वैद के घर पहुंच जाता है और वहां से कूलर उठाकर अपने घर ले आता है और उसे जला भी देता है। जब मीना को ठंडी ठंडी हवा का एहसास गर्मी में होता है तो उसकी नींद टूट जाती है। अजी ये क्या, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं, ये जो भी है सच है। तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो लो मैंने तुम्हारे लिए कूलर ला ही दिया। अजय सचमुच आप मेरे लिए कूलर लेकर आए हो, आप मुझे कितना प्यार करते हो। कमल और मीना इस बात से अनजान थी कि वो कूलर जादुई है और वो कूलर तो कमल और मीना की बात सुन रहा था। अब मीना अगली सुबह कूलर के आगे से उठती ही नहीं है और अपने पति को खाना बनाने के लिए कह देती है। मीना तुम तो जानती हो मुझसे रोटी नहीं बनती, तुम ही खाना बना लो, तुम तो खाना भी जल्दी बना लेती हो। नहीं नहीं, मुझे अच्छी भली नींद आ रही है, चलो कूलर के सामने से हटो। कमल का भी खाना बनाने का मन नहीं था, तभी कमल के मुंह से निकलता है, हे भगवान, कैसी जिंदगी कर दी है आपने मेरी। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं जो कहता वो फटाफट आ जाता। बस कूलर के इतना सुनने भर की देरी थी कि तभी कूलर में से एक रोशनी प्रकट होती है और कमल के सामने खाने की 2 प्लेटें पकवान से भरी हुई आ जाती हैं। ये क्या था? कूलर में से रोशनी निकली और मेरे सामने खाना। ये तो जादुई कूलर है मीना। उठो जल्दी, तुम्हें सोने की पड़ी है और यहाँ कूलर तो हमें खाना तक खिला रहा है। क्या हुआ जी? मुझे लगता है आपको नींद की जरूरत है, आप भी सो जाइए थोड़ा सा। अरे मूर्ख, उठो और देखो, ये खाना मैंने नहीं बनाया बल्कि कूलर से प्रकट हुआ है। हाय, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब तो पक्का यकीन हो गया कि आप पागल हो गए हैं। कमल और मीना जादुई कूलर के बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी कूलर से आवाज आती है, मैं जादुई कूलर हूँ और अब से तुम दोनों ही मेरे मालिक हो, तो अपने मालिक की इच्छा पूरी करना मेरा परम कर्तव्य है। इसका मतलब तुम सचमुच जादुई कूलर हो? हाँ, मैं सच में जादुई कूलर हूँ। कहो तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता की चीजें ला सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, लेकिन लालच अच्छी नहीं। मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, क्या तुम पैसे ला सकते हो? हाँ बिल्कुल, अभी लो। इतना कहते ही कूलर से पैसे की बारिश होने लगती है और ये देखकर मीना तो खुश थी और वो पैसे भी बटोरने लगती है। लेकिन कमल ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी में साफ लालच जो नजर आ रहा था। तभी उसकी पत्नी लगातार कूलर से कुछ न कुछ मांगने लगती है। ये देखकर कमल को गुस्सा आता है और वो कूलर से कहता है, क्या तुम मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करोगे? मैं आप दोनों का ही गुलाम हूँ, कहिए क्या हुक्म है मालिक? जी आप ना एक अच्छा सा घर, गाड़ी, पैसा, बंगला ये सब मांग लीजिए। हे जादुई कूलर, मैं चाहता हूँ कि तू अभी के अभी नष्ट हो जा। जी हुक्म मालिक। ये आपने क्या किया? अरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही काट डाला। कमल ने ये सब कुछ सोच समझ के ही किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी का लालच और बढ़े, क्योंकि कुछ समय में ही उसने उस जादुई कूलर से बहुत कुछ मांग जो लिया था। दोस्तों, इस कहानी से जुड़ा आपसे भी एक सवाल है। अगर आपको भी एक ऐसा ही जादुई कूलर मिले और वो एक ही इच्छा को पूरा कर सकता हो, तो आप उससे कौन सी इच्छा मांगना चाहेंगे? हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आलसी बर्फ गोले वाला। गोलापुर नाम के गांव में मुकेश अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे रवि के साथ रहता था, जो कि हमेशा अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव में घूमता रहता था। मुकेश हमेशा से ही गांव में बर्फ का गोला बेचा करता था, इसलिए सभी गांव वाले उसे मुकेश बर्फ गोले वाला के नाम से जानते थे। लेकिन अब मुकेश की उम्र हो चली थी, इसलिए उसने अपना बर्फ गोले का काम अपने बेटे रवि को सौंपने के बारे में सोचा। बेटा रवि, अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, मैं ठीक से काम नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि आज से मेरे बर्फ गोले का काम तू संभालेगा। लेकिन पिताजी, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, इतनी सी उम्र में क्या आप मुझसे काम करवाओगे? इस साल पूरे 22 का हो गया है तू। पहले तो स्कूल जाकर ठीक से पढ़ाई नहीं की और अब अपने पिताजी के काम में हाथ बंटवाने से भी मना कर रहा है। कल से तू चुपचाप गांव में बर्फ गोला बेचने जाएगा। मुझे तेरा कोई बहाना नहीं सुनना। अगर काम पर नहीं गया तो तेरा घर में आना ही बंद कर दूंगी। काम करने के मामले में रवि था तो बहुत आलसी, लेकिन अपनी माँ की ये धमकी सुनकर उसके पास बर्फ गोला बेचने जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। अगले दिन, अरे आलसी कहीं के, उठ क्यों नहीं जाता? कब तक सोता रहेगा? जब तक तू फैक्ट्री में बर्फ लेने जाएगा तब तक तो रात ही हो जाएगी। चल जल्दी से उठकर बर्फ लेकर आ। रवि की माँ उसे बहुत जगाती है, लेकिन वो खर्राटे लेकर सोता रहता है। ये ऐसे नहीं उठेगा। जब तक मैं इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालूंगी तब तक ये आलसी बिस्तर से नहीं निकलेगा। रवि की माँ उसके ऊपर एक बाल्टी भरकर ठंडा पानी डाल देती है। तभी रवि हड़बड़ाते हुए उठकर अपनी माँ की डांट सुनकर जल्दी से बर्फ लेने जाता है और अपना गोले का ठेला लेकर गांव में पहुंच जाता है। अंकल, मुझे एक ऑरेंज फ्लेवर का गोला देना। और मुझे ब्लैक करंट फ्लेवर का गोला देना। और मुझे मैंगो फ्लेवर। अरे अरे, एक मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी जल्दी मैं तुम सबको गोला बनाकर कैसे दूंगा? दो ही तो हाथ है मेरे। सबके सब लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तुम सबको बारी बारी से गोला दूंगा। रवि अपने आलसीपन के कारण बड़े ही ढीले तरीके से गोले बनाने लगता है। अरे अंकल, थोड़ी जल्दी हाथ चलाओ ना, ऐसे गोला बनाओगी तो पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाएगी। अरे बना रहा हूँ, रुक जाओ। रवि उन्हें इतने धीरे धीरे से गोले बनाकर देता है कि आधे से ज्यादा गोला तो उसके हाथ में ही पिघल जाता है। अरे अंकल, ये क्या किया आपने? आधे से ज्यादा गोला तो पिघल गया, अब मैं इसमें से क्या खाऊंगी? आपने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। और हाँ, ये आधा गोला है, इसलिए मैं इसके आधे पैसे ही दूंगी। पूरे पैसे चाहिए तो पूरा गोला बना कर दो। अरे लाओ, तुम आधे पैसे ही लाओ। ये गोला बना बना कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं पिताजी ने मुझे ये कैसा काम पकड़ा दिया। रवि उन बच्चों को गोला देकर पास में ही एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाता है। मैं तो हर रोज ये गोला बेचने का काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर घर पर मैंने काम करने के लिए मना किया तो माँ मुझे घर में घुसने नहीं देंगी। मुझे कोई तो तरकीब सोचनी होगी। सोच रवि बेटा, कुछ सोच। रवि पेड़ के नीचे बैठे हुए ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे सामने वाली चाय की दुकान पर एक लड़का बर्तन धोते हुए दिखाई देता है। वो उसे इशारे से अपने पास बुलाता है। एक बात बता, तू पूरे महीने इस चाय की दुकान पर बर्तन धोता है, तो तेरा मालिक तुझे महीने के कितने पैसे देता है? 1000 रुपए देता है भैया। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम छोड़कर मेरे साथ गोला बेचने का काम शुरू कर दे। तुझे हर सुबह जाकर फैक्ट्री से बर्फ लानी होगी और पूरे दिन गोले बेचने होंगे। इसके बदले मैं अब तुझे महीने के पूरे 2000 रुपए दूंगा। 2000 रुपए का नाम सुनकर वो लड़का तुरंत ही काम के लिए हाँ बोल देता है। अब अगले दिन रवि नहा धोकर घर से निकलता है। घर वालों को लगता है कि रवि गोले बेचने के लिए जा रहा है, लेकिन वो तो छोटू पर सारा काम सौंपकर पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। पिताजी को क्या लगा था कि मैं उनके कहने पर ये गोले बेचने का काम करूंगा? अरे मैं सेठ आदमी हूँ, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करूंगा। ऐसे ही रवि पूरा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। शाम होते ही वो छोटू के पास पूरे दिन की कमाई के पैसे लेने पहुंच जाता है। ला भाई छोटू, आज कितनी कमाई हुई, मुझे सारे पैसे दे दे। ये लीजिए भैया, आज 300 रुपए की कमाई हुई। ठीक है, ला दे। ये भी कितना बेवकूफ है, सुबह खुद ही मुझे 500 रुपए के गोले का सामान देकर गया था। उसके बाद भी इसे ये नहीं पता
कि दिन में गोले बेचकर कितनी कमाई होगी। इसे तो मैं अब खूब अच्छी तरह से बेवकूफ बनाऊंगा। अब रवि हर दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और शाम होते ही छोटू से पैसे लेकर घर लौट जाता और हर रोज छोटू से कम पैसे देकर अच्छी तरह बेवकूफ बनाता। तभी अगले महीने भैया, आप मुझे पिछले महीने की पगार दे दीजिए, महीना पूरा हो गया। हाँ ये ले। रवि उसे 2000 रुपए देकर घर चला जाता है। तभी उसके पिताजी उससे पूछते हैं, इस महीने कितनी कमाई हुई रवि बेटा? हर दिन की कमाई छोटू रवि को 300 रुपए देता था। उसके पास महीने के 9000 रुपए आए थे, जिसमें से 2000 रुपए वो छोटू को दे चुका था और वो गोला बनाने के लिए हर रोज 100 रुपए की बर्फ खरीद कर लाता था। तो उसमें उसके महीने के 3000 रुपए खर्च हो गए थे। मतलब कुल मिलाकर अब उसके पास सिर्फ 4000 रुपए ही बचे थे। ये लीजिए पिताजी, इस महीने 4000 रुपए की बचत हुई है। क्या? सिर्फ 4000 रुपए? तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं पिताजी, इसमें मजाक कैसा? ये मजाक नहीं तो और क्या है? जब मैं हर रोज गांव में गोले बेचने जाता था तो पूरे महीने में कम से कम 9000 से 10,000 रुपए की बचत होती थी। सच सच बता, तूने बाकी के पैसे अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी में तो खर्च नहीं किए ना? नहीं पिताजी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने तो महीने में जितने भी बचत की वो पैसे आपको दे दिए। मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। कहाँ हर महीने 9 से 10,000 रुपए का फायदा और कहाँ सीधे ये 4000 रुपए, सीधे सीधे 6000 रुपए का घाटा। अपने पिताजी की बात सुनकर रवि के मन में ख्याल आता है कि कहीं छोटू ने ही तो पैसों की हेराफेरी नहीं की। मुझे तो छोटू पर ही शक हो रहा है। जरूर उसी ने पैसों का घपला किया है। कल शाम को जब उससे गोले के पैसे लेने जाऊंगा तो अच्छी तरह उससे पैसों का हिसाब पूछूंगा। रवि अगली शाम को जब छोटू के पास जाता है तो उसे कहीं भी छोटू नजर ही नहीं आता। वो कई दिन तक छोटू को ढूंढता है, लेकिन छोटू तो अब उसका गोले का ठेला लेकर फरार हो चुका था। मेरी ही गलती है जो मैंने अपने आलस की वजह से अपने पिताजी का ठेला किसी और को चलाने के लिए दे दिया। मेरी वजह से आज वो मेरे पिताजी का इतना सालों पुराना ठेला लेकर भाग गया। पिताजी मुझसे ठेले के बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? रवि परेशान होकर अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर जाता है। देखिए, इनकी तबीयत काफी खराब हो गई है, इसलिए अब हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। हमें इनके ऑपरेशन के लिए पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अस्पताल में पैसे जमा कर दीजिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 1 लाख रुपए मैं इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आऊंगा? अपने दोस्तों से जाकर मदद मांगता हूँ। रवि अपने पिताजी के इलाज के लिए अपने हर दोस्त से मदद मांगता है, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसकी कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद अंत में उसकी माँ को अपने गहने बेचकर रवि के पिताजी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। आज मेरी वजह से माँ को अपने गहने बेचने पड़े। अगर मैं शुरू से ही अपना आलस छोड़कर काम करना शुरू कर देता तो आज ऐसा दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब मैंने देख लिया है कि आलस का नतीजा क्या होता है, इसलिए आज के बाद मैं किसी भी काम को करने में कोई आलस नहीं करूंगा। इस तरह रवि को अपना सबक मिल जाता है और वो अब आलस छोड़कर पूरी मेहनत से अपने परिवार के लिए काम करना शुरू कर देता है।